सबको मेरा नमस्कार है। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रेरिय और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1570वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारे इस कहानी वाचन कार्यशाला का प्रथम चरण है और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्रीमती जमुना मेहता जी, जो कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज डीडी हाट पिथौरागढ़ में कार्यरत हैं। हमारी 5 दिन की कार्यशाला में आपका सहयोग हमको पूरा मिलता रहा। छुट्टी के दिन भी आपने हमारी कार्यशाला के लिए समय निकाला। पिछली बार तो आपकी ड्यूटी भी लगी थी, इस बार उसी दौरान एक कार्यशाला थी, तो आप इस बार ज़्यादा समय नहीं दे पाई। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आज आपने समय दिया हमको। और विशिष्ट अतिथि बतौर रिशिता नेकी जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे अंशुमान राय जी, कक्षा 5 के छात्र हैं और धन्यवाद सर। जोशफ स्कूल खोराबार गोरखपुर से हैं। जमुना मेहता जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त दृश्या कोहली जी। तो मैं इस पटल पर सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच आदरणीय आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि वर्तमान में मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली हैं, हमारे इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते हैं। आपका स्वागत है सर, आप जुड़ चुके हैं। आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरिय अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित सर, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, कामेश्वरी सिंह जी, और इस पटल पर हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलेगा। सुनील कुमार जी हमारे बीच जुड़ गए हैं और सुमित सर जुड़ गए हैं और समाजोत्थान सोसाइटी दिनेशपुर से हमारे साथी ऋषिता जुड़ चुकी हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में है। अगर आपने सहमति नहीं दी है तो जल्दी से सहमति दी जा सकती है, सूची लगभग अंतिम चरणों में है। और हमारे बीच आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे सर, जो कि प्राचार्य हैं डाइट डीडीआर से, आप भी जुड़ चुके हैं। मैं सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं दृश्या जी को। दृश्या जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। दृश्या जी स्वागत है आपका। दृश्या कोहली जी स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। जी सर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मैं जैसा कि आज हम सभी को बताते हैं, आज बाल प्रेरणा का 1517वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्रीमती जमुना मेहता जी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज डीडी हाट पिथौरागढ़ से। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आज इस पटल की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई अंशुमान राय, कक्षा 5, सेंट जोसेफ स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी ऋषिता नेगी, कक्षा 9, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। दीदी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। मुझे 12वीं बार संचालन करने का मौका देने वाले हम सभी के चहेते पारमित आदरणीय उदय गिराला सर, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा उत्तराखंड। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से बागेश्वर के मुख्य शिक्षा अधिकारी आदरणीय विनय कुमार सर के द्वारा जुड़ी, क्योंकि मेरे सर ने मेरे पापा से कहा कि इस ग्रुप में जुड़े, और मेरे पापा ने आदरणीय उदय गिराला सर को मैसेज करा और सर ने मुझे और मेरे भाई को इस ग्रुप से जोड़ा। इसलिए मैं उदय गिराला सर व विनय सर की आभारी हूँ। और अब मैं बताती हूँ मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा संचालन करने का मन मेरे छोटे भाई प्रभास देव तला को देख के हुआ, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र से बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और उन्हें हमें कल भी बताया त्वरित भाषण कार्यशाला में कि उन्हें
कोई 30 बार संचालन कर लिया है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरा मन संचालन करने का प्रभास देवतल्ला को देख के हुआ। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि, मेरे बड़े दीदी ऋषिता नेगी, कक्षा 9 वीर शुभा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषिता नेगी है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और आज बाल प्रहरी की कहानी वाचन कार्यशाला में, जो कि 1517वीं ऑनलाइन कार्यक्रम है, उसमें मुख्य अतिथि का किरदार निभाती श्रीमती जमुना मेहता जी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज डीडी हट पिथौरागढ़ से। आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई श्री अंशुमन राय, कक्षा 5, सेंट जोसेफ स्कूल खोराबार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। आज की संचालन कर रही मेरी छोटी बहन दिशा कोहली, कक्षा 6, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ उदय गराड़ा सर जी का कि उन्होंने मुझे आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। मैं बहुत बार विशिष्ट अतिथि का किरदार निभा चुकी हूँ। मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का बहुत मन करता है और उदय गराड़ा सर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं विशिष्ट अतिथि बनूं। तो इसी के साथ आज की जो कार्यशाला है, कहानी वाचन कार्यशाला, उसमें मैं भी अपनी पाठ्यक्रम की एक कहानी बताना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है क्या लिखूं। क्या लिखूं एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इस कहानी के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि कैसे उनके पास 2 लड़कियां आती हैं और उनसे निबंध लिखने की गुंजाइश करती हैं और वो उस निबंध को कितने बेहतरीन तरीके से लिखते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी से। वो एक बहुत बड़े निबंध लेखक हैं। वो एक दिन ऐसे ही बैठे होते हैं तो उनके पास उनकी 2 विद्यार्थी आती हैं। एक का नाम नमिता होता है तो एक का नाम अमिता होता है। वो दोनों लेखक से कहती हैं कि नमिता के लेखक से कहती है कि मुझे दूर के 2 सुहावने पर आप 5 पेज निबंध लिखकर दीजिए, और अमिता उनसे कहती है कि मुझे समाज सुधार पर 5 पेज निबंध लिख के दीजिए। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी अपने घर जाकर सोचते हैं, सोच विचार करते हैं और उन्हें एक अंग्रेजी लेखक थे एजी गार्डनर, उन्हें उनकी कही हुई बात याद आती है। उन्होंने यह कहा था कि उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो जिसमें हम अपने हृदय के अलावा हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। ये उन्हें इस वक्त याद आया था जब उन्हें कविता का शीर्षक नहीं मिल रहा था और उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि वो 5 पेज इसमें ऐसा क्या लिखें। तो इसी के साथ वो सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, उन्हें बहुत सारी बातें याद आती हैं और फिर उन्हें एक बात और याद आती है। लेखक ने कहा था कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी फुर्ती सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसे आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। तो इसी के साथ सोचते-सोचते वो बहुत सोच विचार करते हैं। वो बहुत सारी कविताएँ, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उनके पास बहुत कम टाइम होता है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं लाइब्रेरी में जाकर इतना कितनी किताबें पढ़ूँगा, तो इस वक़्त मुझे टाइम लग जाएगा। तो वो सोचते हैं कि मैं अपने मन से कुछ विचार करूँ। तो वो ढूँढ के ढूँढ सुहाने पर ये बताते इस कहानी में ये बताते हैं कि दूर के ढोल सुहावने का मतलब ये है कि जब जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे माता-पिता की ज़िंदगी कितनी आसान है। वो हमें उनकी ज़िंदगी कितनी आसान है। वो बैठते हैं, कमाते हैं और जब मर्ज़ी अपने पर पैसे खर्च करते हैं। लेकिन जो हमारे माता-पिता होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, वो ये सोचते हैं कि बच्चों का जीवन कितना आसान, कितना मज़ेदार होता है। वो सिर्फ़ पढ़ते हैं, खेल-कूद करते हैं, मस्त रहते हैं। तो इसलिए दूर के ढोल सुहाने का अर्थ यह है। तो उसमें जब ये निबंध लिखते हैं कि भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन कबीर और स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधार को की गणना समाप्त नहीं होती।
सुधारकों का दल नगर-नगर और गाँव-गाँव में होता है। और इसी के साथ वो समाज सुधार में भी लिखते हैं। समाज सुधार में वो बहुत सुंदर लिखते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग थी। उसको हमें सुनने में बहुत मजा आया और आपने हमें एक खास बात बताई कि जो आपके लेखक थे उनने एक शब्द बताया, उनने शब्द बताया और उस शब्द का मतलब था कि बच्चों को लगता है कि जो हमारे माता पिता हैं वो उनकी जिंदगी कितनी आसान है कि वो बस बैठते हैं और वो कमाते हैं और जब चाहे अपनी मर्जी पर अपने आप पे पैसे खर्च करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और हमारी मनमानी नहीं करने देते। तो ये सोचा, लेकिन हमारे माता पिता क्या सोचते हैं कि बच्चों की जिंदगी कितनी आसान होती है और रियलिटी में हमारी जिंदगी बहुत आसान होती है, क्योंकि हमारा काम बस पढ़ना है और पढ़ना खाना पीना बस यही है। हमारे माता पिता बहुत मेहनती होते हैं क्योंकि वो दिन रात काम करते रहते हैं। जब सरकार को काम की जरूरत पड़ती है तब वो काम करते हैं, तो इसलिए उनकी जिंदगी बहुत मेहनती होती है। और आपकी कहानी हमें बहुत अच्छी लगी और बहुत मजेदार भी लगी, तो इसलिए दीदी आपका धन्यवाद। तो अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा। सॉरी, तो अब मैं आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। इस कार्यशाला का पहला नियम कि जब भी कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कृपया कोई अन्य प्रतिभागी माइक व कैमरा ऑन कर व्यवधान ना डाले। नियम नंबर 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो कृपया माइक व कैमरा ऑन रखिए। नियम नंबर 3, जब कोई भी छोटा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कृपया उसके माता पिता गाइड ना करें। और अब मैं थोड़ा बताती हूँ इस कार्यशाला के बारे में। तो ये कार्यशाला है कहानी वाचन कार्यशाला। कहानी वाचन कार्यशाला में हमें नई नई कहानी सुनानी होती है और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी सुना सकते हैं। और ये कहानी वाचन मुझे बहुत अच्छी कार्यशाला लगती है क्योंकि इससे हमें नई नई सीखें मिलती हैं और नई नई कहानियां मिलती हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9, सांदीपनि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? मंत्रिता दीदी जी, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन गरिमा, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटघरिया हल्द्वानी से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? मेरा नाम गरिमा है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटघरिया है। मैं जो आज कहानी सुनाने वाली कहानी का नाम माला की चांदी की पायल। उस कहानी के लेखक का नाम है एनी बेस्ट। उस माला बिल्ली को डराती है। वह अपनी नानी को डराती, जब वह अपने छोटे भाई को डराती, वो डाके को डराती। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, यह तुम्हारे लिए है। वे बोली। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे फूलों की धनकते। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। अब माला की उससे पहले बिल्ली कूद गई। माला की से पहले
नानी पलट गई। छिक छिक छम, माला के धक्कों से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला के बहू से पहले डाकिया निकल गया। तो छिक छिक छम, अब माला किसी को नहीं डरा पाती। ऐसे में मामी ने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही, बहुत ही मनमोहक रही और आप इतनी छोटी कक्षा में पढ़ते हैं लेकिन आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े आदर व सम्मान के साथ आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दृश्य, बाल परिधि के तत्वाधान में 1600वें पड़ाव की तरह बढ़ी इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय जमुना जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय निशिता, अध्यक्षता कर रही प्रिय अंशुमन और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही गुंजन पुत्री प्रिय दृश्य, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक मित्र बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी, प्रकाश जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बच्चों के लिए बेहद सारगर्भित उपादेयी ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी, नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। कहानी वाचन कार्यशाला बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। जब हम कहानी शिक्षण की बात कहते हैं या कहानी से शिक्षण की बात कहते हैं तो खेल खेल में शिक्षा का कॉन्सेप्ट, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन का फर्स्ट स्टेप प्राइमरी एजुकेशन, कक्षा 1 से 5, वहां तो पूरे 5 वर्ष तक पढ़ाई ही कहानियों के द्वारा हो सकती है और बड़ी बड़ी पढ़ाइयां भी हमारी संस्कृति बताती है कहानियों के द्वारा हुई है। पंडित विष्णु शर्मा जी ने कुछ कहानियों के आधार पर शिक्षा दी राजा के पुत्रों को और पंचतंत्र सामने आ गया। वास्तव में कहानियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और यदि देखा जाए तो जीवन भी एक लंबी कहानी ही है और बीच में पार्ट में छोटी छोटी कहानियां चलती रहती हैं। हम जब कहानी सुनाते हैं तो बड़े रोचकता से बच्चे उसको सुनते हैं। छोटे बच्चे तो उनको तो पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सकता है आसानी से कहानी के आधार पर, तो कहानी शिक्षा में बड़ी महत्वपूर्ण है। और चाहे वो देशभक्ति की कहानियां हो, चाहे वो किसी भी तरह की कहानियां हो। प्यारे बच्चों, हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें सबके प्रति करना चाहिए। यदि हम खुद का सम्मान चाहते हैं तो हमें सबका सम्मान भी करना चाहिए। जुलाई का महीना चल रहा है, अपनी पढ़ाई तेजी से सभी करें, जो कम से कम परीक्षा काल में बहुत आसानी से परीक्षा दे सकें बिना किसी दबाव के। बच्चे शुरुआती दौर में मेहनत करते नहीं और परीक्षा के पास आते आते पूरी रात पढ़कर अपना स्वास्थ्य भी खराब करते हैं और परीक्षा में कोई ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो लगातार अभ्यास करेंगे, कहा गया करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। यदि आपकी कुछ कमियां हैं उनको दूर कर लेंगे। रटने की पद्धति को बंद करना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, समझ का विकास करो, कभी नहीं भूल पाओगे, एकदम मेमोरी में फिट हो जाएगा। और लेकिन यदि आपने रटा तो उसको कभी भी भूला जा सकता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथ ही सेवा लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम की तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, उनके विचारों को न केवल पढ़ना, अब तो अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को स्वाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर,
सर आपका धन्यवाद। आपने हम सभी बच्चों को बहुत अच्छी बातें बताई और आप हमेशा अपनी वाणी एक दोहे के साथ खत्म करते हैं। तो वो दोहा है आपका एक जाना माना दोहा जो आप अपनी वाणी को विराम करने से पहले गाते हैं। तो वो दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखड़ प्रेम का, हुए सो पंडित हुए। तो इस दोहे का अर्थ है कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से तो कोई ज्ञानी नहीं बनता, लेकिन जिसने प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो सर आपका आभार। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के तीसरे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई गर्वित कोहली, कक्षा 4, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। क्या भाई आप उपस्थित है? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम गर्वित कोहली, मैं कक्षा 4 बागेश्वर छात्र में कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर में पढ़ता हूँ। तो आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो इस प्रकार है। मेरी कहानी का नाम है बगीचे का घोंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में एक घोंगा रहता था। जानते हो घोंगा कैसा होता है? घोंगा मतलब होता है जो घोंगा मतलब वो होता है, कहते हैं जो स्नेल होता है ना, वो होता है घोंगा मतलब। तो घोंगा मतलब वो होता है। तो बहुत पहले की बात थी, घोंगा एक बगीचे में था। वो उसकी माँ भी उसके साथ थी और सामने एक बहुत बड़ी विशाल सी दीवार थी। उसमें छोटा सा एक गोला टाइप का था जिसमें छेद टाइप का था। उसमें वो घोंगे ने उसको देखा तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ वो गोले के पीछे क्या है? तो फिर माँ ने बोला कि उस गोले के पीछे कभी मत जाना, क्योंकि वो गोले के कहते हैं गड्ढे वाले जगह वो बहुत हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तो फिर वो बहुत दिनों बाद बगीचे में फिर से आया। तो वो घोंगा बगीचे में फिर से वो घोंगा आया। तो उसने सोचा कि इस बार मैं वाली दीवार के आर पार जाके रहूंगा। तो उसने सामान पैक करके वो अपनी माँ की बात को याद करके कि वो कहते हैं वाली दीवार को कभी मत पार करना है। वाली दुनिया हमारे दुनिया से बहुत अलग है, इसलिए वाली बात को याद करके वो दीवार के अंदर चले गया। फिर वहां पर उसने बहुत जो लाल चींटियां नहीं होती, छोटी छोटी वाली चींटियों का घर देखा। और वहां पर एक बहुत लंबा चौड़ा सा मैदान था। उसमें वो चींटियां खेल रही थी और वहां पर थोड़े बहुत बच्चे भी थे, जहाँ वहाँ बच्चे झूला झूल रहे थे। और वहां पर थोड़े बहुत आगे वहां पर उसको एक पेड़ दिखा, नारियल का पेड़ दिखा। बहुत बड़ा था, वो बहुत विशाल था। तो वो घोंगा धीरे धीरे करके वो 2 दिन के अंदर वो पेड़ के पास पहुंच गया। तो फिर वहां पर उसने देखा वहां पर एक खरगोश था जो वहां फुदक के जा रहा था। और वहां पर एक डॉगी फुटबॉल से ऐसे के खेल रहा था। तो ये हुआ घोंगे की कहानी। तो धन्यवाद। जी भाई, आपकी कहानी बहुत अच्छी थी और बहुत मजेदार थी। आपने हमें बगीचे का घोंगा पर कहानी सुनाई, जो कि बहुत अच्छी थी और मजेदार थी। तो और उसके बाद अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अगले प्रतिभागी, जो कि है मेरे छोटे भाई नमेश जोशी, कक्षा 2, वीर शुभा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम नमेश जोशी है।
मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर सिंह पब्लिक स्कूल चाकुटिया है। जैसे कि आज कहानी वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है फिर फूल। एक बार की बात है, एक कहानी सुनाने वाला कहानी सुनाते समय थक गया था, पर कहानी सुनने वाले नहीं थके थे। तो कहानी सुनने वालों ने कहा कि हमें और कहानी सुननी है। तो कहानी सुनाने वाले की नजर एक पेड़ पर पड़ी। तो उसने कहा कि एक बार की बात है, एक पेड़ पर कई चिड़िया बैठी थी। उसमें से एक चिड़िया उड़ी, पेड़ में से एक चिड़िया उड़ी फुल, एक चिड़िया उड़ी फिर फुल, फिर एक चिड़िया उड़ी फिर फुल। ऐसी बहुत देर तक चलता रहा। तो कहानी सुनने वालों ने कहा कि कब खत्म होगा। तो कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक कि सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। धन्यवाद। जी भाई, आपकी कहानी बहुत अच्छी थी और आपने अपनी कहानी छोटे में बहुत बड़ी बताई। मतलब आपके शब्दकोश बहुत ज्यादा था। बहुत मजा आया आपकी कहानी में और बहुत रोमांचक भी थी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी जो कि हैं मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला कक्षा 3 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। तो आज जैसे कि कहानी वाचन कार्यशाला है जिसमें मैं भी प्रतिभाग कर रहा हूँ, मैं भी आपके सामने एक कहानी लेके प्रस्तुत हूँ जो कि मेरी किताब वीणा 1 से ली गई है और इसका शीर्षक है अपना अपना काम। तो फिर सिमरन नाम की एक लड़की थी। वो अपने बगीचे में बैठे बैठे अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। उसने कहा, ओहो, मैं तो थक गई। तो इतना सारा होमवर्क है। उसने सोचा, स्कूल जाओ तो पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। अच्छा होता कि मेरे को पढ़ना ना पड़ता। उसने अपनी नोटबुक अपने एक साइड रखी और इधर उधर देखा। उसने देखा कुछ मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। उसने कहा कि मैं भी मधुमक्खियां ही बनना चाहती हूँ। तो फिर जो मधुमक्खी थी, वो जो उड़ रही थी, वो रुक गई और कहा कि तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? तो फिर सिमरन ने कहा कि मैं कहाँ सुखी हूँ, इतना तो मुझे पढ़ना पड़ता है। तो फिर और सिमरन ने कहा कि मुझे तो इतना पढ़ना पड़ता है, मैं तो तुम्हारी तरह हर डाल फूल पर उड़ना चाहती हूँ। तो फिर मधुमक्खियों ने कहा, उड़ना हमारा काम है। हम फूलों से रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख दुख जाते हैं। और इसके आगे मधुमक्खी कुछ बोल पाती। सिमरन ने अपने कान बंद कर लिए और कहा, अरे मैं तो इतना उड़ूंगी तो फिर मैं तो बहुत थक जाऊंगी। ना। फिर उसने ऊपर देखा, एक बहुत ही विशाल फलों से लदा हुआ पेड़। उसने कहा, हाँ, मैं एक पेड़ बनना चाहती हूँ। तो फिर पेड़ हंसा और कहा, मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं बस आराम से रहता हूँ। और फिर उस पेड़ ने कहा, तुम तो कहती हो कि मैं आराम से रहता हूँ, पर मेरे शरीर का हर अंग दिन रात काम करता रहता है। जड़ें मिट्टी से पानी निकालती हैं, पत्ते खाना बनाते हैं। और आगे कुछ पेड़ बोलता। सिमरन ने अपनी आंखें झुका ली और कहा, अरे नाना, मैं पेड़ बनूंगी तो मैं तो और भी थक जाऊंगी। तो फिर उसने कहा, पर इन चिड़ियों की तो मौज है। जितनी चिड़ियां उड़ रही थी वो सभी रुकी और
कुछ बोलती तो सिमरन, उससे पहले सिमरन ने कहा, ये तो बस उड़ती रहती हैं। तो चिड़ियों ने बोला, हम दाना जब इकट्ठा करने जाते हैं तब हम बहुत दूरों दूरों तक चले जाते हैं, जिससे हमारे पंख थक जाते हैं और हमारे घोंसला बनाने के लिए भी तिनके बहुत दूर दूर मिलते हैं। और इसके आगे चिड़िया कुछ बोल पाती, सिमरन ने अपने कान बंद कर लिए और सोचा कि इस दुनिया में, इस जीवन में हर कोई परिश्रम से ही जीता है, मुझे भी खूब परिश्रम करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। उसने अपने कॉपी किताब उठा दी और खूब मन पर लगा के अपना होमवर्क करने लगी। इसी के साथ धन्यवाद और शुभ यामी। जी भाई, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी थी और आपने हमें बताया कि सबकी लाइफ में सब कुछ इम्पोर्टेंट है और सब कुछ मेहनत भरा है। जैसा आपने बताया, आपकी कहानी की जो पात्र थी, जो कि थी सिमरन, उसने बताया कि वो बहुत थक गई अपना होमवर्क कर करके। सोने के बाद उठूं तो पढ़ाई, स्कूल से आओ तो तब पढ़ाई, स्कूल जाओ तो तब पढ़ाई। तो उसने पूछा सभी जीव जंतु से पूछा कि तुम्हें तो बहुत मजा आता है। जब उनने अपना बताया, अपनी मेहनत बताई कि हम ये करते हैं तो हमारे पूरे पंख थक जाते हैं। और पेड़ ने बताया, मैं तो दिन रात काम करते ही रहता हूँ, हमारे अंग तो दिन भर काम करते हैं और कभी भी नहीं रुकते। तो ऐसी देखिए, सब लोग हमें परिश्रम कर रहे हैं अपने अपने काम के लिए, तो हम अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स अपना परिश्रम कर रही है अपने को जीवित रखने के लिए, तो वैसे हम क्यों नहीं? क्योंकि वो तो जीव जंतु है, लेकिन हम तो इंसान है, हमारे पास तो दिमाग है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो भाई, आपकी कहानी बहुत ही मजेदार थी और बहुत ही अच्छी थी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की छठी प्रतिभागी, जो कि है मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदना तथा अभिनंदन। जी बहन, आपका आभार। नमस्कार, मैं महिमा धोनी, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आज कहानी वाचन कार्यशाला है, जिसके अंतर्गत मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है, जो कि कक्षा 12 की आरोह भाग 2 की कहानी है, जो है भक्ति। तो इस कहानी की जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा जी, और यह पाठ लेखिका की सेविका लक्ष्मी भक्ति के संघर्षपूर्ण जीवन, उनके स्वाभिमान और महादेवी वर्मा जी के प्रति अटूट प्रेम का चित्रण करता है। और मैं इस कहानी को इस प्रकार समझाती हूँ कि उसका जीवन कैसा था। तो उसका जीवन, जब वह अपने बचपने से अपने विवाह तक की उसकी अटूट झोल-झाल जो जीवन था, मैं आपको समझाती हूँ। झूसी गांव के एक अहीर की इकलौती बेटी लक्ष्मी का बचपन सौतेली माँ के व्यवहार और छोटी उम्र में विवाह के साथ बीता, और पारिवारिक संघर्ष, ससुराल में केवल 3 कन्याएं होने के कारण उसे सास और उपहास व भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन पति का साथ उसे हमेशा मिलता रहा, और उसका विधवा जीवन पति की असमय मृत्यु के बाद उसने सिर मुंडवा लिया और संपत्ति हड़पने की साजिश का डटकर सामना किया। बाद में दामाद की मौत और कर्ज ना चुका पाने की जिम्मेदारी को ना अपनाने के कारण उसने गांव छोड़ दिया, और महादेवी वर्मा के पास वो उस समय पहुंची जब वो गांव छोड़कर शहर जा चुकी थी। उसे नौकरी की तलाश थी, परंतु जब वो शहर गई तो शहर आकर वह लेखिका की सेविका बन चुकी थी, और भक्ति ठेठ ग्रामीण, सात्विक और कर्तव्यनिष्ठ है, और वह लेखिका की हर एक सुविधा, उसकी सुरक्षा, उसे क्या चाहिए उस चीज के बारे में जानकारी रखती थी। और जब लेखिका ने ये जो अपनी एक
एक कहानी लिखी और वो जब छपी तो उसके बाद उसी सबसे पहले भक्तिन को ये लगा कि इसमें भी मेरा भी हाथ है, मतलब मैंने भी बहुत परिश्रम किया है, जिससे कि मुझे मतलब उसे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि लगा जब वो मतलब लेखिका कार्य करती थी, तब वह जैसे कि उसकी पेन हो गई, उसके सामान हो गए, उसको खाने की चीज़ें उसी टाइम पर दे दी थी। जैसे कि अगर वो ऊपर देखे तो रखी हुई किताबें वो डायरेक्टली उसे दे दिया करती थी, जिससे कि उसे ये फ़ील हुआ कि इसमें मेरा भी हाथ है। और जैसे कि और उसने बहुत सारी कोशिशें की थी और अंततः वो सोचती थी जैसी मैं हूँ, वैसी लेखिका भी बन जाए। पर लेखिका सोचा करती थी कि जो वो भक्तिन है, भक्ति गलत तो नहीं पर वो कभी-कभार किसी को डाँट दिया करती थी, किसी को अलग ही चीज़ें के कर दिया करती थी क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र से थी, वो उतनी बाहर जाके खुली नहीं, मतलब उसका माइंड एकदम डेवलप्ड बाहर जाके नहीं हो पाया। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आज के संचालनकर्ता को बेहतरीन संचालन के लिए ढेरों बधाई देती हूँ। शुभ जी दीदी, आपकी कहानी बहुत अच्छी थी। आपकी कहानी परिश्रम पर आधारित थी, जो कि बहुत अच्छी थी। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें कहानी समझाई या बताई, तो आपकी कहानी हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत मनमोहक लगी। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 7वें प्रतिभागी, जो कि है मेरे सहपाठी अक्षत सिंह, कक्षा 6 STS खबरपुर से, खबरपुर देहरादून से। क्या भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? बात आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। का सच मैं सत्य हूँ है और कहानी से आधारित है और इस की बात है अकबर ने में ये तो फिर क्लास में एक ग्वालियर सब कुछ समझा दिया। तो फिर अगले दिन जब समय इकट्ठा हुए तो फिर बीरबल ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, शायद आप इसे परख सकते हैं। तो फिर अकबर ने उससे कुछ सवाल पूछे और फिर ग्वालियर ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे अकबर को बहुत गुस्सा ये ऐसा व्यक्ति है तो कुछ बोल ही नहीं था। तो फिर भी जी भाई, आपकी कहानी बहुत अच्छी थी और आपने हमें बीरबल और अकबर की कहानी सुनाई, जो कि बहुत रोमांचक थी। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और बड़े आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि आदरणीय जमुना मेहता जी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज डीडी हाट पिथौरागढ़ से। क्या मैम आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। धन्यवाद दृश्या, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और आपका संचालन बेहतरीन है और मैं पहली बार इस कार्यशाला से जुड़ रही हूँ। हालाँकि पिछले साल किरोला जी के साथ भेंट हुई थी, इस बार भी हुई थी। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार है, सभी विद्वान भाइयों को और विदुषी बहनों को और प्यारे-प्यारे बच्चों, आप लोगों को ढेर सारा प्यार। किरोला जी का विशेष आभार कि आपने मुझे अवसर दिया। पिछले साल यहीं डीडी हाट में आपकी कार्यशाला में शामिल होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और बहुत बेहतरीन काम आप बच्चों के बाल साहित्य के क्षेत्र में कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय काम रहा है आपका और बच्चे इतना
अच्छी प्रतिभाएं अपनी यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा आपका बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने में। कहानी वाचन कार्यशाला बहुत शानदार तरीके से आगे चल रही है। बहुत ही बढ़िया बच्चों का प्रदर्शन है। बच्चों ने बहुत सुंदर-सुंदर कहानियाँ अभी तक सुनाई हैं, आगे वो भी सुनाएँगे। कहानियाँ हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम भी जब छोटे-छोटे थे, जब तक स्कूल नहीं जाते थे, हमारे माता-पिता, हमारे घर के दादा-दादी, बड़े लोग जितने भी एल्डर्स थे, बहुत छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान करते थे और नैतिक मूल्यों का विकास कहानियों के माध्यम से होता है और बच्चों को बहुत ही मनोरंजक तरीके से हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले निदेशक महोदय ने शिक्षा विभाग निदेशक महोदय श्रीमान आकाश सारस्वत जी ने कहा था कि कहानियाँ बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं और इसी तरीके से विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र का निर्माण कर दिया राजा के बेटों को शिक्षित करने के लिए। क्योंकि राजा के बेटे किसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, तो विष्णु शर्मा जी ने उनको कहानियों के माध्यम से एकदम परफेक्ट राजकुमार बना दिया, जिससे कि वो आगे अपना राजकाज कर पाए। तो बच्चों, कहानियाँ बहुत मनोरंजक होती हैं और अगर उन्हें सही तरीके से बच्चों के माध्यम में बच्चों के स्तर के अनुसार बताया जाए, तो बच्चों के व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं कहानियाँ। बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कहानियों की होती है और विशेष आभार किरोला जी का, जो बच्चों को इतना अवसर प्रदान कर रहे हैं और इतना बड़ा मंच उनको प्रदान किया है उन्होंने और इतना अधिक प्रोग्रेस कर रहा है ये मंच कि आज इसका 1517वां कार्यक्रम ये ऑनलाइन चल रहा है। ये बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं और इनको बहुत ज़्यादा बधाई है कि आपने बच्चों के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है बच्चों के लिए। आपसे मिलने का अवसर इस बार डाइट में भी प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने संचालित किया है। बच्चों को बहुत-बहुत बधाई है और कहानियाँ आगे भी बढ़ती रहें और भी कार्यशालाएँ आपकी होती रहें। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। फिर से एक बार आप लोगों का बहुत-बहुत आभार। अब मैं मंच पुनः दृश्या को सौंपती हूँ। दृश्या, आप अपना कार्यक्रम आगे को बढ़ाइएगा। जी मैं आपका हार्दिक आभार और आपने हम सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया और आपने हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया और आप इस कार्यशाला से पहली बार मिली हैं और आपने इतना अच्छे हम सभी बच्चों को बातें बताई और कहानियाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बताया। आपने बताया कि हम कहानियाँ बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम बच्चों के स्तर के हिसाब से उनको कहानियाँ बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा और हमें कहानी के माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने के माध्यम से और जो पढ़ नहीं पाते तो उनको हम कहानी के माध्यम से समझा सकते हैं। तो मैं आपका आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी जो कि हैं मेरे छोटे भाई अदम्य अग्रवाल, कक्षा 1 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? अदम्य अग्रवाल जी, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी दिशा आहुरी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौपटा से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं दीक्षा आहुरी कक्षा 7वीं की छात्रा राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौपटा बागेश्वर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वह मैं आप सभी को सशक्त प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है आलसी लड़का, जो कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक लड़का बहुत ही आलसी था और वह पढ़ने में भी बहुत कमजोर था। वह
प्रतिदिन स्कूल तो जाता था पर वह पढ़ता नहीं था और उसके सारे शिक्षक उससे परेशान हो गए थे। वह बस पढ़ने का सोचता था पर वह पढ़ नहीं पाता था। एक दिन उसके प्रधानाध्यापक ने उससे कहा, तुम तो बहुत मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम हर बार फेल हो जाते हो, तुम हमारे विद्यालय से निकलो। लड़के ने उदास होकर अपनी टीसी उठाई और वह वहां से चला गया। रास्ते में उसे पानी प्यास लग गई। तो लड़के ने पास ही में देखा कि एक कुआं है। वह कुएं के पास गया और उसने देखा कि जो पानी निकालने की रस्सी है, उस रस्सी को ऊपर नीचे करने से जो कुआं है उस पर एक आकृति बन गई है, ये एक घेरा जैसा बन गया है। तो लड़के ने कहा, यदि मैं प्रतिदिन प्रयास करूं तो मैं भी क्यों ना अपनी कक्षा में अच्छे मार्क्स लाकर मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता हूँ। तो वह दौड़ता हुआ अपने विद्यालय में गया और उसने अपने प्रधानाध्यापक से कहा, प्रधानाध्यापक सर, क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? मैं इस बार पक्का प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। प्रधानाध्यापक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। इस बार लड़के ने बहुत ही मेहनत की और बहुत ही परिश्रम करने के बाद उसने अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम बार-बार कोशिश करें, बार-बार परिश्रम करें तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। आशा है आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो व समझ आई हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सुबह। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही शानदार रही। आपकी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को हमें ये नहीं ठानना है, अगर हमें किसी ने कह दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें ये नहीं ठानना है कि हम नहीं कर सकते, हमें ये ठानना है कि हम कर सकते हैं। और जैसे कि आपने कहानी बताई कि वो लड़के ने पहले तो बहुत बुद्धू था, लेकिन जब उसके सर ने कहा कि तुम निकल जाओ, लेकिन उस लड़के को एहसास हो कि वो कर सकता है, वो अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है, उसे लगा। और लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने सर की बात में ध्यान नहीं दिया और उसने लगातार मेहनत करी और उसके बाद उसका फल आया और उसके फल में उसने अपने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त करा। तो हमें ऐसी हमेशा मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो दीदी, आपकी कहानी बहुत अच्छी थी और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अंतिम प्रतिभागी, जो कि है मेरी बड़ी दीदी रुद्राक्षी राठौर, कक्षा 8, समाज स्थान स्कूल उधम सिंह नगर से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन जी, आपकी आवाज आ रही है। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरे नमस्कार। मैं रुद्राक्षी राठौर, कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज आप सभी को पता है, जैसे कि हमारी कहानी वाचन कार्यशाला है, उसी के उपलक्ष्य में मैं आप सबके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक टुकड़े पर मिट्टी, जो कि माधव राय सप्रे द्वारा लिखी गई है। यह कहानी है एक घमंडी जमींदार और एक गरीब बेसहारा बुढ़िया की। जमींदार अपनी संपत्ति के नशे में चूर होकर अपने आलीशान महल के आंगन को उस बुढ़िया की छोटी सी झोपड़ी तक फैलाना चाहता था। बुढ़िया ने बहुत मिन्नतें की, क्योंकि उसके पति और बेटे की यादें उसी झोपड़ी में थी। लेकिन जमींदार ने अदालत के चक्कर लगाकर उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और बेचारी को वहां से निकाल दिया। एक दिन बेघर हो चुकी बुढ़िया रोते रोते जमींदार के पास गई और गिड़गिड़ाकर बोली, मुझे अपनी झोपड़ी में से बस एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने की इजाजत दीजिए। जमींदार ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है और वह मान गया।
जब बुढ़िया झोपड़ी के अंदर गई तो अपनी पुरानी यादों को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद उसने अपनी टोकरी भर मिट्टी भर ली। बाहर आकर उसने जमींदार से टोकरी को जरा सिर पर रखने की मदद करने की प्रार्थना की। जमींदार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस एक टोकरी मिट्टी को उठाना चाहा, लेकिन वह टस से मस भी न हुई। शर्मिंदा होकर उसने हार मान ली। तब बुढ़िया ने बड़े ही मामूली शब्दों में कहा, महाराज, जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही तो उस झोपड़ी में जो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाएंगे? इन शब्दों ने सीधे जमींदार के दिल को छू लिया। उसे अपने अहंकार और अन्याय का गहरा पछतावा हुआ। उसने तुरंत बुढ़िया से माफी मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस लौटा दी। यह छोटी सी कहानी सिखाती है कि धन और ताकत से भी बढ़कर इंसानियत और संवेदना होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद और नमस्कार। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी, बहुत ही मजेदार थी। आपने हमें बताया कि हमें किसी की चीजों पर अपना हाथ नहीं जमाना चाहिए क्योंकि वो दूसरी की चीजें होती है। और आपने हमें बताया कि बल और तन मन से हम कुछ भी नहीं कर सकते और उससे बड़ी ताकत है इंसानियत और संवेदना। तो दीदी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही शानदार रही, इसलिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम भरत पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। क्या सर आप तक मेरी आवाज बहुत धन्यवाद, बहुत हार्दिक आभार श्री दिशा कोहली, और बहुत सुंदर संचालन आपने किया। और जैसा आपने बताया, आपका 12वां संचालन, हर संचालन में नया निखार आता जा रहा है, नया आत्मविश्वास आ रहा है। आपको बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी पाठ्य पुस्तक की मनपसंद कहानी हमें सुनाएं। दिशा जी सर, धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं दिशा कोहली, कक्षा 6 की छात्रा, कटनी वर्ग के शुभाकांक्षी से। जैसा कि आज सभी को विदित है, आज कहानी का जुगाड़ चल रहा है, तो मैं भी आपके सामने अपनी एक कहानी प्रस्तुत करती हूँ। उस कहानी का नाम है इक्की और दुक्की। तो बहुत समय पहले की बात है। तो एक परिवार एक गांव में रहता था। तो उस परिवार में 2 बेटी और माँ बाप रहते थे। तो उस माँ तो अपनी जो छोटी बेटी है उससे प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उसके सर में बस एक ही बाल था, और जो उसकी छोटी बेटी है तो उससे वो बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसके पास 2 बाल हैं। तो उसको अपनी छोटी बेटी पे बड़ा गर्व रहता कि उसके पास तो 2 बाल है और ये बड़ी बेटी, उसके पास तो बस एक ही बाल है। तो इसको सुनकर अपनी बेटी, जो बड़ी बेटी थी, उसको बहुत बुरा लगता था। लेकिन जो उसके उसके पापा को तो फुर्सत ही नहीं थी उन लोगों को देखने की कि किसके ज्यादा बाल है और किसके कम बाल है। तो वो तो अपने काम से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी, तो वो तो ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन अपनी जो उसकी माँ थी वो बहुत भेदभाव करती थी। तो एक दिन जो बड़ी बेटी है वो चलते एक जगह पे जा पहुंची, लेकिन वो बहुत उदास थी, क्योंकि उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती, क्योंकि उसके सर में बस एक ही बाल है। लेकिन उसने देखा कि सामने एक प्यासी गाय बैठी है और वो उससे पानी की भीख मांग रही थी कि मुझे पानी दो। लेकिन उसने देखा और वो गाय को देखा और वो परेशान हुई, और उसने सुना कि यहाँ पे तो नदी है, नदी की पानी की आवाज आई, तो पानी की तरफ गई और एक छोटी सी पत्ती की कटोरी बना के उसमें पानी भरकर उस गाय को दी, और गाय से कहा तुम आराम से पानी पियो, मैं आती हूँ, तुम्हें कोई भी चिंता हो तो मुझे बताना। तो वो चल दिया, और आगे एक पक्षी बेहोश होता है क्योंकि उसे थोड़ा सा खाना नहीं मिलता है। तो पक्षी के पास जाती है और उसे थोड़े तिनके और खाना देती है।
तो उसके बाद वो आगे बढ़ती है और उसके बाद एक नदी के पास जाती है और वो बैठ जाती है और सोचती है कि मेरी माँ मुझे क्यों नहीं प्यार करती होगी। तो उसके बाद उसके पास एक औरत आती है जो कि बहुत अलग रहती थी, कि जैसे कोई वो जादू टोना करती हो। तो उसने कहा, बेटी तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती है ना, तो अब तुम्हारे जो गाँव है उसमें सबसे ज्यादा बाल तुम्हारे हुए। तो उसकी जो बड़ी बेटी उसने बात मानी और उस औरत के साथ चली। और उसने कहा, उस औरत ने कहा, रुको रुको तुम ये रुको, मैं एक चीज लाती हूँ। उसने अपनी जड़ी बूटी से तेल बनाया और तेल इक्की को दिया। तो इक्की ने कहा, इस तेल से कुछ हुआ तो नहीं? उसने औरत ने बोला, कुछ नहीं हुआ इक्की, तुम इसको लगाना। तो उसने लगाया तो उसने कहा कि तुम आंख बंद करके लगाओ। तो उसने देखा तो उसके बाल तो बहुत घने और बहुत लंबे हो गए थे। उसकी बहन से जो दुखी है, उसकी छोटी बहन, उससे तो बहुत ज्यादा बड़े थे और बहुत ज्यादा जादुई भी थे। तो उसके बाद वो जाती है खुशी खुशी और उससे पूछती कि तुमने मुझे ये क्यों दिया? लेकिन मैंने तो कुछ करा नहीं। उसने बोला कि तुम तो बहुत सच्ची और नेक दिल की हो, तो तुमने उस गाय को पानी भी दिया और चिड़िया को खाना भी दिया। तो फिर जाती है, उसकी माँ हैरान हो जाती है, उसकी बहन भी हैरान हो जाती है कि इसके इतने लंबे बाल कैसे हुए। उसके बाद जो बड़ी दीदी है इक्की ने दुखी को बताया कि ऐसा सब मेरे साथ हुआ। तो दुखी के मन में लालच आया और वो उसी रास्ते से गई, लेकिन उसने वो गाय और वो पक्षी को नजरअंदाज करा और सीधे चली गई। तो उसके बाद वही औरत आई और उसने बोला कि तुम्हें भी अपनी बड़ी बहन की जैसे बाल चाहिए, और उसने भी अपनी जड़ी बूटी से एक तेल बनाया और उसने कहा, तुम आंख बंद करके लगाओ। तो उसने आंख बंद करके लगाया तो उसके जो दो बाल थे वो भी गायब हो गए थे और वो तो पूरी टकली हो गई थी। तो उसके बाद औरत ने कहा, तुम्हारी बहन, तुम कितनी लालची हो, तुम्हारी बहन के इतने लंबे बाल हैं, तो तुम्हें उससे बहुत जलन हुई और तुम्हें आने की इच्छा हुई, लेकिन तुमने वो गाय और वो पक्षी को नजरअंदाज करा और तुम बस एक घमंड में आए। तो इसलिए तुम्हारे बाल टकले हैं और तुम्हारे हमेशा ऐसा टकला रहेगा और तुम्हारे कभी भी बाल नहीं उगेंगे। तो जो दुखी है वो रोते रोते गई और अपने घर गई और अपनी मम्मी से बोली, मम्मी ये मेरे बाल तो सब गायब हो गए और ये मेरी बड़ी दीदी के बाल तो इतने लंबे हो गए। उससे उसकी माँ रोई और फिर उसने कहा, अरे तुम्हारे बाल इतने कम कैसे हो गए, तुम्हारे तो दो बाल थे। तो उसके बाद उसको एहसास हुआ कि जो मेरी छोटी बेटी है वो हमेशा बहुत घमंड करती थी क्योंकि उसके पास दो बाल है, और उसकी माँ भी भेदभाव करती थी कि जो छोटी बेटी उसको प्यार करो क्योंकि उसके पास दो बाल है और जो बड़ी बेटी है उसके पास एक बाल है। तो उसके बाद एहसास हुआ उसको, और उसके बाद वो रोई और उसने कहा, अगर तुम पछतावा नहीं करती तो तुम्हारे बाल ऐसे नहीं होते। तो उसके बाद धन्यवाद, और हमें कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा घमंड नहीं करना चाहिए अपनी चीजों में और हमें लालची भी नहीं बनना चाहिए। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर कहानी आपने सुनाई। संदेश परक कहानी रोचक है, इसमें रोचकता भी थी, संदेश भी है, और परोपकार करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी कहानी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज की कहानी वाचन कार्यशाला का पहला चरण और इसमें कुल 13 बच्चों को भाग करना था। उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक की मन पसंद कहानी सुनानी थी और जो बच्चे जुड़े उन्होंने बड़ा सुंदर प्रयास किया। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सबसे छोटे प्रतिभागी आज के हमारे अदम अग्रवाल हैं जो अभी तक जुड़ नहीं पाए। कक्षा के छात्र हैं, कहा उनकी प्रतीक्षा है, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दूसरे हमारे श्री नवीश जोशी कक्षा 2 के छात्र हैं, उन्होंने चिड़िया वाली कहानी सुनाई कि कहानी सुनते सुनते लोग थकते नहीं थे और उससे कहते थे कि आप और कहानी सुनाइए। तो उसने सुनाना शुरू किया। एक चिड़िया उड़ी फुर, दूसरी उड़ी फुर, तीसरी उड़ी फुर और अनंत काल तक कहानी चलती है। बहुत सुंदर ढंग से सुनाया। गरिमा कुमारी गरिमा कक्षा 2 की छात्रा हैं, उन्होंने भी सुंदर कहानी सुनाई और सारे बच्चों ने, छोटे बच्चे विशेष रूप से जुड़ रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इसलिए विशेष रूप से बधाई की बात है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अंशुमान राय कर रहे हैं जो कक्षा 5 की छात्र हैं गोरखपुर से। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगे, उसके बाद
अपनी पाठ्यपुस्तक की मनपसंद कहानी भी हमें सुनाएंगे। आज के हमारे विशेष अतिथि तुम्हारे रिश्ता नेगी कक्षा 9 की छात्रा। रिश्ता ने विशेष अतिथि का शानदार वक्तव्य दिया और पद्मलाल कुन्नालाल बख्शी बड़े साहित्यकार हुए हैं, काफी पहले हुए थे, उनकी कहानी सुनाई, रोचक कहानी थी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती जमुना मेहता जी हैं, जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज डीडीहाट पिथौरागढ़ से हैं। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आप शुरू से देखे जुड़ी हुई हैं, बच्चों का मन बढ़ा रही हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपने संचालन की सराहना की और बात को खुले मन से स्वीकार किया है कि इन कार्यशालाओं से, ऑनलाइन कार्यशालाओं से पहली बार देखिए, केवल ये कार्यशालाओं से जुड़ी है ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन कार्यशालाओं से पहली बार उन्होंने संचालन की सराहना की, बच्चों के प्रशिक्षकों की भरपूर प्रशंसा, प्रेरणादायक बोधन दिया और केरला जी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। मैं आदरणीय महोदय के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ प्रेरणादायक बोधन के लिए समय दान। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग उत्तराखंड में शिक्षा विभाग निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रदेश मैं सादर प्रणाम करता हूँ और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का इन्हें सबको मनोबल बढ़ाते। उन्होंने इस बात पर रेखांकित किया कि कहानी वाचन कार्यशालाएं बच्चों के लिए सबसे सर्वाधिक प्रिय कार्यशालाओं में से और अतीत में काफी बहुत पहले पंचतंत्र लिखा गया था, जिसको विश्व शर्मा ने लिखा था। राजकुमारों की शिक्षा के लिए कहानियों के माध्यम से राजकुमारों को उन्होंने शिक्षा दी। तो कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है। कहानियां शिक्षा का माध्यम बनती हैं और कहानियों द्वारा दी गई शिक्षा ज्यादा स्थायी होती है। उसमें रटना नहीं पड़ता, उसमें समझना पड़ता है। बात संदेश जो है हमारे दिमाग में बैठ जाता है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्र, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्ट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर मानवी जी प्रदेश उन्होंने चेक बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और बच्चों के सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों को प्रतीक्षा करते रहे। मेरे लिए उनको प्रणाम है, मैं उनके प्रणाम करता हूँ और उनके आशय वचन को हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि उससे हमेशा कोई न कोई नई सीख, नई बात, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो प्रायोजककार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय नीरज पंत जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय दिलवेश्वर राय जी गोरखपुर से, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय भास्कर पांडे जी प्राचार्य डीडीहाट पिथौरागढ़ से, आदरणीय हर्षवर्धन जी, आदरणीय अनिल कुमार शुक्ला जी, आदरणीय मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक आज से प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर हमें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों में गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर मैं आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। बच्चे यहाँ बच्चे और अभिभावकों का सहयोग बना रहे। कक्षा 1 कक्षा 2 के बच्चे इतनी भारी संख्या में जुड़ रहे हैं, अभिभावकों का ही सहयोग, अभिभावकों को लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उनमें कार्यक्रमों का सुधार आधारभूत प्रेरणा पुरुष और विषयों का जीवन जीने वाले केरला जी, उनका तन मन सब कुछ बच्चों के समर्पित है। समय अल्मोड़ा से 50 किलोमीटर दूर ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं। उनको सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी दिशा कोहली जी को मैं सोचता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। दिशा जी। जी सर, आपका आभार। आपने हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया और आपसे हम सभी बच्चे प्रोत्साहित होते हैं और आप हर एक बच्चे को सुनते हैं और नोट करते हैं, जिससे ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। हमसे कोई भी त्रुटि हुई तो आप हमें बताते हैं और उस त्रुटि से हमें सीखने को मिलता है और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इसी चीज का इंतजार करती हूँ कि कब हमारे मंच पर सर पधारे और हमें हमारी त्रुटियों को बताएं और जिससे हम और सीख सकते हैं और सीखेंगे। और सर, आप हमेशा हम सभी बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं और आपसे हम एक अच्छा और नेक इंसान बनने के लिए प्रेरित होते हैं। तो सर, आपका आभार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की
आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई अंशुमान राय, कक्षा 5, सेंट्रल स्कूल गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी आ गई। सबको प्रणाम। आज के आपके सुंदर संचालन के लिए ढेरों बधाई। मेरा नाम अंशुमान राय, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेंट जोसेफ स्कूल खोलाबाल गोरखपुर है। आज मैं आप सभी के सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ श्री रे पिलोरा सर का, जिन्होंने मुझे 5वीं बार अध्यक्षता करने का मौका दिया। श्री आकाश सरस्वत सर जो हमें ढेरों बातें बताते हैं और उनकी बातें हमें ऊर्जा से भर देती हैं। जब भी मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है तो मुझे उनकी बातें याद आ जाती है। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। मैं सारा अभिवादन करता हूँ श्री श्याम परत पांडे सर का, जो हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं और अगर प्रस्तुति में कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ गड़बड़ हम बोल देते हैं तो उसको सुधारने का सुझाव भी देते हैं। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, उनको मैं सारा नमन करता हूँ।